नमस्कार दोस्तों। एक सवाल आज है कि राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा जो आम लोगों को राहुल गांधी के इस देश के सबसे खास परिवार का उस नेता से जोड़ रही है जो वास्तव में जन नेता है। Met Rahul ji for the first time, I can sense the feeling of responsibility in him for the commonest of common people. I think his message to the world in 1930 on the eve of breaking the salt law, the world, and he said, I want world sympathy in this battle of right against might. I think in India today we are again fighting a battle of right against might, and we must all associate with the truth. बहरहाल मैं इस पर जिक्र करूं उसके पहले मैं बताऊं, आजकल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं और वो ये एडोल्फ हिटलर, जो हिटलर था उसने अपनी जीवनी ली, उसी को पढ़ रहा हूं। इसको उनकी जर्मन भाषा में है मैं कैम्प। तो इसके पढ़ने की जो वजह है वो ये है कि हमारे देश में एक सत्ता चल रही है, वह सत्ता जो हिटलर को पसंद करती है, जो गांधी को नहीं पसंद करती है, जो गोडसे को पसंद करती है, जो भगत सिंह को फांसी जब हो रही होती है उनके पूर्वज उस समय एक जश्न मना रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस संकटों में होते हैं तो वो भारत का साथ देने की बजाय अंग्रेजों के साथ खड़े होते हैं, उन सावरकर के साथ वो खड़े होते। और जब दुकानदारी करनी होती है वोट की तो वो पटेल के स्टेचू बना करके और पटेल वोटों को हासिल करने की कोशिश में जुट जाते हैं। वो जुट जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल के रिश्तों में खटास पैदा करने। आज वो दोनों दुनिया में नहीं, और नेहरू से पहले वो चले गए थे और दोनों का सामंजस्य था। इनके पूर्वजों की जो आरएसएस, उस पर प्रतिबंध पटेल ने लगाया था और अपने रहते उन्होंने उसे खत्म नहीं किया, नेहरू ने खत्म भी कर दिया। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं और जो है जिस तरीके से हमलावर होते हैं एक जो है धर्म और जाति को लेकर के, तो उस स्थिति में जरूर बात करें, लेकिन उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, देश के पहले भी और देश की आजादी के बाद भी। तो आप समझिए कि देश की आजादी के पहले और बाद दोनों बात, यह इनका चरित्र है। और कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। टू नेशन थ्योरी के ये समर्थक हैं और देश के बंटवारे के लिए गांधी, नेहरू और जाने किसको किसको दोषी ठहराते। आप समझिए, यह जब चल रहा हो तो हिटलर को पढ़ना पड़ता है कि आखिर हिटलर ने क्या किया। हिटलर यही करता था, आपका निवाला छीन लेता था, आपकी आमदनी छीन लेता था, आपका सम्मान छीन लेता था, और फिर जब आप उसके पास जाके उसके अंदर सरेंडर कर जाते थे, रीढ़ झुका के साष्टांग कर जाते थे, तो फिर वो उनका साथ। तो आप समझिए, यही नीति पूरी आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार का आधार है कि आपको हम डराएंगे जांच एजेंसियों के थ्रू, हम आपको डराएंगे इन्फोर्समेंट एजेंसियों के थ्रू, हम आपको डराएंगे बुलडोजर से, डंडे से, लाठी से, जेल से, और फिर हम आपका सब छीन लेंगे, कभी नोटबंदी करके, कभी जीएसटी करके, कभी कोई और टैक्स और सेस, सब कुछ ला देंगे और देंगे कुछ नहीं। देंगे कब? आपको भिखारी बना के। आइए लाइन में खड़े होइए और ले लीजिए। यह रणनीति, और जब यह रणनीति, तब
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आदत। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन और यही जन्मदिन जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी उस अन्याय के खिलाफ, उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जिस अंग्रेजी हुकूमत और अन्याय के साथ खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज, उनकी मूल संगठन आरएसएस, उसी से लड़ी थी। वो उन गद्दार राजाओं से भी लड़ी थी, वही राजा जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो लड़ी थी सर्वोच्च बलिदान। श्रीमती इंदिरा गांधी भी लड़ी थी इस देश की गरीबी से, लड़ी थी इस देश की गुर्बत से, लड़ी थी उन राजा महाराजाओं और जमींदारों से। क्यों? हमको ये देखना है कि जो संपन्न है, जो दूसरे से ज्यादा अच्छी हालत में है, उनकी मांगे पूरी करने से कहीं जो गरीब हैं, जो दबे हुए लोग हैं, कमजोर हैं किसी कारण, उनकी मांगे पीछे न हट जाएं, कहीं उनकी कमजोरी न बढ़ जाए। क्योंकि वो जो भारत के गरीब हैं वो मजबूत होंगे तो सारा देश मजबूत। क्योंकि उस पैसे को वो आम आदमी का बनाना चाहिए। और वो लड़ी थी महिलाओं के लिए कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। वो लड़ी थी बच्चों के लिए कि बच्चों के लिए उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो लड़ी थी देश के लिए, देश की धरती के लिए, और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर, चीन के दबाव से मुक्त करके सिक्किम को भारत में मिला लिया था, और चीन को 1967 में करारी शिकस्त दी थी। उसके बाद फिर चीन लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका, और उसके बाद वो कब आया? वो आया 2020 में, और उसने भारत के 20 सैनिकों को मार डाला, निहत्थे सैनिकों को मार डाला। प्रधानमंत्री हमारे उसका नाम लेने से डरते। पाकिस्तान को 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने किया, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका भी नाम लेने से डरते। टेरर फंडिंग की बात करते हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए या चीन के लिए, नाम लेने की नहीं। तो जब यह स्थितियां हो तो आप बताइए, तब फिर राहुल गांधी याद आते। आज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की सभी जो महिला, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, या और जो भी कोई चुनिंदा वो हो, वो सबके साथ आज जो है उन्होंने अपनी यात्रा की। निकाली भारत जोड़ो यात्रा, निकाली भारत जोड़ो यात्रा, निकाली भारत जोड़ो यात्रा, निकाली भारत जोड़ो यात्रा, निकाली। और जो भारत जोड़ो यात्रा है वो ये नारी शक्ति को आज समर्पित थी। और उस नारी शक्ति को क्यों समर्पित थी? क्योंकि नारी जाति को हिंदुस्तान में अधिकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया, उन्हें समर्पित था। तो इस इंदिरा गांधी को ट्रिब्यूट करने का, श्रद्धांजलि देने का एक बहुत बेहतरीन तरीका उन्होंने कहा कि नारी को सम्मान देते हुए, प्यार देते हुए, तमाम सारी महिलाएं, लड़कियां आती हैं, राहुल गांधी से चिपट जाती, विश्वास करती हैं कि वो शायद अपने एक भाई से चिपट रही हैं, अपने एक दोस्त से चिपट रही हैं। उन्हें विश्वास है यहां हम सुरक्षित हैं। उस तरह नहीं जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ही के दिन मथुरा में एक बेटी का, 21 साल की बेटी का 100 सूटकेस में बंद किया हुआ पाया। आज ही 1 दर्जन से अधिक रेप की ऐसी घटनाएं जिनमें बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे, वहां से लेके टीनेजर तक, मैं उनकी सिर्फ बात कर रहा हूं। उसके अलावा तो देश में करीब 92 से ऊपर घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश में
देश में इस समय सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। रोजाना 11 बच्चे और बच्चियां हमारी शिकार हो रही। यह स्थिति तब राहुल गांधी खड़े हो और तब राहुल गांधी को जरूरत पड़ती है भारत जोड़ो, क्योंकि भारत बट रहा है। इसको लेके बहुत अच्छा कहा महात्मा गांधी जी के पौत्र तुषार गांधी जी। आज जब मैं सुबह से इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चल रहा था, तो एक याद, एक सोच आ रही थी कि जिस तरह से जनता, गरीब जनता, सामान्य जनता को अपने पास करते थे, अपने गले से लगा रहे थे और उनके दुख दर्द का थोड़ा बोझा चंद लम्हों के लिए तो भी हल्का कर रहे थे। और ये याद आया कि दूसरी तरफ आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो जब जहां जाते हैं वहां अगर उनके रास्ते में गरीबों की बस्ती आ जाए तो पर्दे लगवा देते हैं कि ताकि उनको देखना ना पड़े। उनकी एक एक बात बिल्कुल अनमोल मोती की तरह है। वो जो कह रहे हैं वही वास्तविक। तो राहुल गांधी इसलिए जोर नहीं करते। और कल जब रात को राहुल गांधी ने सेव गांव में रैली को संबोधित किया, इतनी विशाल रैली हिंदुस्तान के इतिहास में शायद नहीं। आप ये समझिए, उसमें हालत ये थी कितनी विशाल कि आप भी देखिए रैली की स्थिति। ये आज वो राहुल गांधी जो भारत, आजाद भारत के पहले नेता हैं, जिनकी छवि खराब करने के अरबों खरबों रुपए खर्च किए गए, अरबों खरबों रुपए खर्च किए गए। इस देश के कई भी बड़े मीडिया घराने उसमें शामिल थे, क्योंकि उद्योगपतियों को उनसे खतरा था और उन्हें लगातार बाकायदे राष्ट्रीय अभियान की तरह से चलाया गया कि राहुल गांधी की छवि खराब। तो चंद उद्योगपति किस ढंग से, जो मोदी के साथ, वो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, वो किसानों की चीजों पर कब्जा करना चाहते थे, वो सबके हक मारना चाहते थे। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं किसानों से जहां मिलता हूं वो एक ही शिकायत करते। तो किसान क्यों शिकायत करता है? क्योंकि उसके हक छीने गए हैं पिछले 8 साल। नफरत से इस देश को कभी फायदा नहीं होगा। मैंने डर की बात बोली। डर कहां? डर किस बात का? विपक्ष के लोग पूछेंगे डर किसका? कौन डरा हुआ है? अगर वो इन सड़कों पे चलते 5 मिनट में उनको बात समझ आ जाती। समझा दीजिए हमने क्या गलती की। 1 लाख रुपए का हमारा कर्ज माफ नहीं होता, मगर हिंदुस्तान के अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ हो जाता है। क्यों? डर कैसे मिटता है? डर सुनने से मिटता है, डर गले मिलने से मिटता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं स्टेज से, अगर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दिल खोलकर प्यार से महाराष्ट्र के किसान की आवाज सुन ले, यहां पे कोई आत्महत्या नहीं करेगा। और जो स्थिति हुई है 8-10 साल में, बर्बादी की
राहुल गांधी ने आदिवासियों का साथ दिया, राहुल गांधी ने किसानों का साथ दिया, राहुल गांधी ने महिलाओं का साथ दिया, राहुल गांधी ने युवाओं का साथ दिया। उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने किसानों को हक दिलाने की बात की, उन्होंने आदिवासियों के जल, जमीन, जंगल पे अधिकार देने की बात की और ये किया। तो यही वजह थी कि 2010 में राहुल गांधी पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके उनकी छवि खराब करने के लिए एक कारपोरेट मॉडल में पूरा काम चला, आंदोलन चला, उस सरकार को बदनाम करने के लिए बिल्कुल किस तरीके से खेल किया गया। उसमें कई देखे इंस्टीट्यूशनल संस्थाओं से जुड़े हुए लोग थे जो बाद में अब माफी मांग चुके हैं अदालतों में। साबित हो चुका है कि कोई घोटाला मनमोहन सिंह सरकार में नहीं हुआ था। एक एक घोटाले, चाहे कोई घोटाला हो, चाहे 2G की बात हो, चाहे कॉमनवेल्थ की बात हो, चाहे कोयला स्कैम की बात हो, चाहे दूसरे चीजों के इलाके में, चाहे रेलगेट की बात हो, चाहे जो कुछ, सब में अदालत में नरेंद्र मोदी के ही शासनकाल में साबित हुआ है। तब भी झूठा परेशान करने के लिए झूठे तरीके से तमाम चीजें की जाती हैं, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया। तो यह स्थिति, तो 2010 में जो तंत्र बनाया गया उसमें कुछ कांग्रेस पार्टी के जो सत्ता लोलुप लोग थे उनको भी शामिल किया गया। उनके साथ किस तरीके से कारपोरेट ने मिलके, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उसके अंदर थे। विवेकानंद फाउंडेशन, जो अजीत डोवाल जो आजकल प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार हैं, वो उसके पूरे प्रमुख थे। और उन सब ने मिलकर किस तरीके से किया, ये अरविंद केजरीवाल, अन्ना और ये सारे जितने थे, ये सब मिल करके उस अभियान का हिस्सा थे। इसीलिए उसे वित्त पोषित हो रहा था और कहां कहां से पैसा आ रहा था आप समझ सकते हैं। और युवाओं में जोश था कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। तो स्थिति ये थी कि भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बने, तो इसके लिए कहा गया कि ये किया जाए। जो वेदांता ग्रुप आज खड़ा है वो कांग्रेस के खिलाफ हो गया है, हाँ, और इसी तरीके से अदानी और दूसरे ये सब पूरे खिलाफ इस तरीके से अंदर से फंडिंग कर रहे थे। कारपोरेट समूह मोदी के बिल्कुल करीबी बना हुआ था, अदानी, अंबानी और ये सारे, और सब मिल करके पूरी, और इनके हाथ में मीडिया की पूरी वो दे दी गई थी। और किस तरीके से मीडिया, इसमें तमाम ग्रुप है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इसमें पूरे अभियान में हिस्सा, और जिस तरीके से हुआ उसका नतीजा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सब कुछ के जरिए पूरा खेल किया गया। सोशल मीडिया में जाकर के जो फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब के कुछ ऑफिसर्स को कैसे मैनेज किया गया और क्या किया गया और उन्हें क्या दिया गया, यह भी समझने की जरूरत है, क्योंकि बिजनेस तो उन्हें भी चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं। और इस पे पूरा जो राष्ट्रीय अभियान चला, और जहरीला आईटी सेल भाजपा का इस पर काम करता था। नतीजा है उनको पप्पू साबित कर दिया गया। लेकिन आज 72 दिन चलने के बाद राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से वो रैली संबोधित की, बोला, और सारे लोगों ने बोला, में एक बात स्पष्ट हुई कि राहुल गांधी वो कर रहे हैं जिसकी उम्मीद किसी भी भाजपा के या किसी भी दल के, जो अपने आप को कहता है राजनीतिक दल, किसी में हिम्मत नहीं है। मी किशोर चांगोले, अमरावती जिल्हा, गाव माझं चिसखेड. आम्ही शेतकरी खूप जण इथे आलेले आहे. आमच्या काही समस्या राहुलजींना आम्ही सांगितलेले आहे. संतरा उगाते हैं, वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और जीएसटी और बाकी दामों से डीएपी, पोटैश इतने दाम ज़्यादा हो गए हैं कि हमारे को होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है. इसके वजह से हमको आधा माल खेत में ही रखना पड़ता. कोई उस स्थिति में नहीं है कि इस तरह से कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि यह अभियान चला, तो यह है। और जब यह स्थिति हो तो आप ये समझिए, तो आज हालात जो हैं उन हालात को समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कई कारणों से महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से लूट हो रही है, चीजें हो रही हैं, भारत की सारी संपत्तियां लूटी जा रही हैं और लुटवाई जा रही हैं इन सारे पूंजीपतियों के हाथ में, तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। ऐसी स्थिति में सवाल आता है। वहीं जो अपने आप को कट्टर ईमानदार और सब कुछ कह के आए थे और जाने क्या क्या कहते थे
जेलों में ये होता है, उसमें होता है। आज उन्हीं के मंत्री इतने दिनों से सत्येंद्र जैन जो तिहाड़ जेल में बंद हैं और वो उनके पास उसमें उन्हें किस तरीके से पूरा मसाज पार्लर खोल रखा गया और किस तरीके से किस तरीके से वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और किस तरीके से रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार हर चीज में लिप्त हैं, वो भी सामने आ रहा है। तो वो लोग जो अन्ना आंदोलन में जुड़े हुए थे आज वो सबसे बड़े भ्रष्ट, और जो सत्ता हम बदल के लाए राजनीति बदलने के नाम पे, न्यू इंडिया के नाम पे, तमाम सारे मॉडल्स के नाम पे, कहीं गुजरात मॉडल, कहीं दिल्ली मॉडल, तो वो सारा भ्रष्टाचार और कारपोरेट के संग पर खड़ा था। तो इस स्थिति में यही वजह है कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वो आम जन की बात कर रहे हैं। तो आप समझिए इस विशाल जनसमूह ने, रैली ने यह सिद्ध कर दिया है कि राहुल गांधी ही वास्तविक नेता है, स्टेट्समैन है। क्योंकि स्टेट्समैन के लिए काबिलियत ये होती है कि वो जनता के बीच में हो। इंदिरा गांधी बिल्कुल जनता के बीच में जाती थी, उनके साथ बैठती। राजीव गांधी उनके साथ बैठते थे, उनके साथ जाते थे। पंडित नेहरू उनके साथ जाते थे, लाल बहादुर शास्त्री उनके साथ जाते थे। ये स्टेट्समैन बिल्कुल वैसे ही राहुल गांधी, और राहुल गांधी सब कुछ भूल के उनके साथ हर तरह के, हर वर्ग से, बच्चों से हो, बड़ों से हो, बुजुर्गों से हो, जो है विकलांगों से हो, सबके साथ। और तमाम लोग उनसे मिलते हैं और तमाम लोग मिलके उनसे प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर यकीन कर, उन पे उन्हें भरोसा है। महिलाओं को भरोसा, कहते हैं महिलाओं के सिक्स सेंस होती है, इस बात की उन्हें पता चल जाता है कि कौन उनके लिए कैसी नीयत रखता है। तो राहुल गांधी इतनी अच्छी नीयत रखते हैं कि महिलाएं उनसे दिल से लग जाती। यह इस बात का, और राहुल गांधी हर बात स्पष्ट कहते हैं और बार बार कहते हैं डरो मत। यही इंदिरा गांधी कहते, ये इंदिरा गांधी का असल में शब्द है और इंदिरा गांधी से ही उन्होंने लिया है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ही उन्हें ये शब्द सिखाए थे। इंदिरा गांधी लड़ी थी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से लड़ी थी, अमेरिका से लड़ी थी, चीन को आपको बता ही दिया, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर ही दिए। दूसरी चीज बाकी सब बकबक करते हैं, वो करके देती है। तो यह है, इसलिए वास्तविक गांधी के पौत्र जो हैं जब राहुल के साथ चलते हैं और कहते हैं, आज मैं वो तुलना कर देते हैं कि हाँ गांधी की तरह से राहुल गांधी, तो महात्मा से जब तुलना होती है तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा व्यक्तित्व, तो माफी मांगने वाला व्यक्तित्व नहीं, सावरकर नहीं, वो राहुल गांधी, गांधी नेहरू का बस, इससे समझ। तो इसके साथ सच को जानिए, पहचानिए और ये जानिए कि कैसे चरित्र हनन किया गया। उस चरित्र हनन को समझिए, उसके कारण आप, आपके बच्चे, सबका वो बर्बादी में आ गए। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, दूसरी चीजें हैं, आपके हक मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, टैक्स के बोझ में दबे हुए, सब कुछ। इसके बाद भी आपको बोलने का भी हक आपसे छीना जा रहा है। यह सत्य है, इसको जानिए, पुनः जानिए, बार बार जानिए, अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए, सबके लिए। नफरत को खत्म कीजिए, न जात के नाम पे, न धर्म के नाम पे, न कुछ। इंदिरा गांधी कहती थी, असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम सब अपने को एक माने
जब हम उपलब्धियों की तरफ देखते हैं, सफलताओं की तरफ देखते हैं, तो कमजोरी की तरफ भी देखना है। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। तो हम देखते हैं कि जो सबक आजादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती है, आज जाने या अनजाने कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी कि मैं तो जाति प्रथा खत्म करूं, वही धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। यह समझ, यही क्योंकि यही ताकत है इनकी। इसलिए आप सच को फिर जानिए, बार बार मैं कह रहा हूं। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।